वो क्या है कि इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है, इक्विलिब्रियम तक बी कितना बन रहा है, एक्सी, तो एक्सी बाई टू बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है उसका आधा बी बनने में कितना टाइम लगेगा। इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है उसका आधा बी बनने में कितना टाइम लगेगा, और इसको बोला जाता है यहाँ टी हाफ, यानी यहाँ टी हाफ का मतलब बाकी टी हाफ से अलग है। बाकी जगह टी हाफ मतलब 50% रिएक्शन हो जाए। अब हो सकता है यहाँ आपने ए के 10 मोल लिए हो और 3 मोल रिएक्ट करने पर इक्विलिब्रियम आ जाए, तो यहाँ हो सकता है कि 10 में से 5 मोल तो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टी हाफ का मतलब ये नहीं कि ए का 50%, यहाँ टी हाफ का मतलब है इक्विलिब्रियम तक जितनी रिएक्शन हो रही उसकी आधी, यानी x इक्वल x, जब x xc बाई टू होगा तो यहाँ x की जगह अगर मैं xc बाई टू पुट कर दूं, xc बाई टू, तो डिनोमिनेटर में xc बाई टू, xc xc कैंसिल, तो ये ln टू, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, ln टू अपॉन के एफ प्लस के बी। टी हाफ इज ln टू अपॉन के एफ प्लस के बी। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ इक्विलिब्रियम तक जितना बी बन रहा है उसका आधा बी बनने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर इज ln टू अपॉन के एफ प्लस के। ये याद रखना, वैसे फॉर्मूले ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये ध्यान रखना, दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। हाँ, अनिल अमन राउत ने बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी यार, गजब, बहुत बढ़िया। ये चीज होती है, अनिल अमन राउत, अनिल अमन राउत ने एक चीज बोली कि सर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इक्विलिब्रियम कभी आएगा ही नहीं। तो हाँ, x की वैल्यू एक्सी जब हो जाएगी तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब इसमें टाइम दिस अपॉन जीरो इंफिनिटी, तो टाइम इंफिनिटी लगेगा। बिल्कुल सही कहा। अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको इक्विलिब्रियम तक आने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगी। इक्विलिब्रियम तक आने में इनफाइनाइट है, कंप्लीट तो ये कभी होगी नहीं, कंप्लीट तो होगी नहीं। देखो इनफाइनाइट भी जब बोलते हो तो हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन यानी आएगा, इनफाइनाइट बोल रहे हैं। कुछ जगह होता है कि क्या ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होगी, नहीं, इक्विलिब्रियम आएगा हाँ, पर कब, इनफाइनाइट टाइम पर। खैर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ फिर भी आप कह सकते हो it will take infinite time to reach equilibrium, it will take infinite time to reach equilibrium। अच्छा, लेकिन मैं एक और बात बता दूं, ये सब तब है जब फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हो तो फिर रिजल्ट क्या होंगे वो हमें नहीं पता। ये सारे रिजल्ट स्ट्रिक्टली तब है जब रिएक्शन ये वाली है। इस रिएक्शन के लिए सब कुछ बात करें, अगर आपने कहीं कोई रिएक्शन बदल दी तो उसके लिए क्या होगा वो नहीं पता, तो ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया सर वही यूज करें, मुझे भी नहीं पता कहाँ यूज होगा, बट यहाँ ये सब इसी रिएक्शन के लिए है। और यहाँ पर वो वाला केसेस भी नहीं ले रहे कि इसका कोफिशिएंट 2 है तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 3 है तो क्या होगा, नहीं, एक ही केस है, बस उसी में हमें करना है। तो ये था सेकंड पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसकी बहुत जरूरत है, मतलब इसको समझने में बड़ा फायदा है, यूं कह सकते हो। ये ऐसी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब भी जेई एडवांस इस चैप्टर पर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला होगा ना, वो इसी पार्ट पर बनाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे फ्यूचर में भी अगर आप कुछ भी करते हो, पढ़ते हो, बहुत जगह ये जो ये है ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये आगे बहुत काम आएगा आपके। 4 साल इंजीनियरिंग में भी बहुत जगह काम आ सकता है, चांसेस है। और जो मैं बातें बताऊंगा वो गारंटी के साथ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको सब अगर पता है तो आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। रमित ने कहा कि क्वेश्चन अच्छा पूछा भाई ने, बिल्कुल बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मजा ही अलग आता है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने पढ़ाया उससे अलग, मतलब वो एक क्या होता, मैंने जो पढ़ाया वही पूछ डाला सब।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने बताया वही पूछ रहे हो एक, और एक होता है कि यार कुछ नया पूछ रहे हो, वो पूछो, तब तो क्लास का माहौल ही अलग होता है। एनर्जी लेवल मेरा जो है बढ़ जाता है। एक जो मैं बता रहा हूँ कि देखो ये माइनस डी अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी लिखना है, क्यों लिखना है? अरे भाई हाँ हाँ, हिमानी जी का कहना है सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट प्रोवाइड सम सॉल्व एग्जांपल्स एंड रिटर्न सॉल्यूशन। मैं तो पूरी शीट के सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, क्लास में सॉल्यूशन ले रहे हैं, हर चीज का जहाँ होता है वहां पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप नोट्स देखना तब आपको समझ में आएगा। इतने सारे, उसके बाद अगर आप सोचो अगर हम सॉल्व एग्जाम्पल ही करते रह जाएंगे तो फिर हमारा कोर्स 2-3 साल में होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और उससे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अब अगर मैंने एक तरह का क्वेश्चन बता दिया तो जेई ये कहता है आप खुद दिमाग लगाओ। हर चीज अगर आपको मैंने बता दी तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। मैंने आपको एक लेवल तक पहुंचा है, उसके आगे छोटी छोटी स्टेप्स आप खुद लेना सीखो, ताकि आपका दिमाग ग्रो करेगा कि हाँ यार ऐसे सोचना है, ये हमें समझना है, ये स्टेप हमें खुद करनी है, इक्वेशंस हमें बनानी है। फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या है भाई ये? हाँ हाँ, ये किसी ने कह दिया एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स डिफरेंट अप्रोच। अजिंक्य नहीं 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 नहीं, नहीं। एवरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट आई थिंक उसको पढ़ने का जो तरीका है ना, वो सब में एक ही है। तुम चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, पढ़ने का तरीका एक ही भैया, समझने का तरीका एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है जी। हाँ ये लाइन लिखी पे, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर बिल्कुल सही कहा। हाँ धीरज ने कहा थैंक यू सर, आप लोग आप हमारी स्पून फीडिंग नहीं करते। बट अब मैं अपनी आज जो हूँ वैसा रहता हूँ, रहूंगा, वो सुधर नहीं सकता, तो वैसे ही हम दो बातें बताते हैं, कनेक्ट सारा कर देते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग तो खुद का चलाना पड़ेगा। चलो। हाँ भाई आशुतोष पूछ रहा है कि क्या वो सेकंड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में ही पढ़ने हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, सिक्वेंशियल रिएक्शन मतलब इसको या तो आप एक ही लाइन में लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, ए कन्वर्टिंग इनटू आई और आई कन्वर्टिंग इनटू पी। तो कह सकते हो कि एक ही रिएक्टेंट है, एक ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा तो ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर अगेन हमें कहा जा रहा है कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन की रेट ए की पावर 1 पर डिपेंड करेगी, सेकंड रिएक्शन की रेट इंटरमीडिएट की पावर 1 पर डिपेंड करेगी। करना क्या है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर किसी भी टाइम पर ए की, बी की, ए की, इंटरमीडिएट आई की और फाइनल प्रोडक्ट पी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, तीनों की कंसंट्रेशन का। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो लिखिए फॉर ए, अब देखो मैं आपको बता दूं, ए को इससे कोई मतलब नहीं है कि इंटरमीडिएट आगे रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फर्स्ट रिएक्शन की रेट एक तो K1 पर डिपेंड करेगी और एक ए की कंसंट्रेशन पर। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पर फर्स्ट रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में लिखते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर दो तो ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है, क्योंकि ए को कोई मतलब नहीं कि आई आगे रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। तुम जानो तुम्हारा काम, इंटरमीडिएट से कोई लेना देना नहीं। बट मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे तुमसे लेना देना होता है भैया, तुम कितनी अच्छी तरह से रेस्पॉन्स दोगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तुम अगर अच्छा रेस्पॉन्स करोगे तो मेरी तरफ से इनपुट ज़्यादा मिलेगा, तुम्हारा रेस्पॉन्स खराब होगा तो मेरी तरफ से इनपुट भी कम होगा। तो एग्जैक्टली यूँ कह सकते हो कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो एग्जैक्टली हम नहीं करते हैं।
हम्म। चलिए, ए का फोर वन थर्ड काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट, इसकी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह से बन रहा है और एक जगह से खत्म भी हो रहा है, डिसअपियर भी हो रहा है। तो इसकी भी हम क्या लिखेंगे, नेट रेट। तो नेट रेट क्या होगी, तो ये जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट उसकी, अब देखो मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया है, मतलब इसे क्या बोलेंगे, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर माइनस लगा दूंगा तो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब नेट रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इंटरमीडिएट यहां मैं लिख देता हूं, रिएक्शन नहीं लिखी हुई है। इंटरमीडिएट जो है फर्स्ट रिएक्शन से तो बन रहा है और सेकंड रिएक्शन से डिसअपियर हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन की रेट क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये फर्स्ट रिएक्शन की रेट है। ए जिस रेट से डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से आई बन रहा है, लेकिन साथ में आई डिसअपियर भी हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई, तो ये इसकी क्या होगी, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर किस रेट से हो रहा है, के वन इंटू ए। डिसअपियर किस रेट से हो रहा है, सेकंड रिएक्शन से। सेकंड रिएक्शन की रेट के टू इंटू आई, के टू इंटू आई। समझ में आया यहां तक, पहले बताओ, पहले यहां तक अच्छी तरह से ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। कोई बात नहीं पुलकित, कोई बात नहीं, पढ़ो अच्छी तरह से, सुनो, नोट्स बनाओ ढंग से। इतना डीपली तो मैं पिछले साल पढ़ा ही नहीं, शायद इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। थैंक यू सर, इस बार तो लगता है पक्का पढ़ूंगा। बट ध्यान रखना, सिलेक्शन तभी होगा जब होमवर्क होगा। मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ, मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़ाने के बाद होमवर्क होगा तो सिलेक्शन होगा, होमवर्क का रिवीजन होगा तो सिलेक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। ये अच्छी तरह से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर। चलिए, समझ में आई यहां तक बात। तो रेट ऑफ, ये इस रेट से आई बन रहा है, इस रेट से आई डिसअपियर हो रहा है, ये इसकी नहीं। लेकिन अब इसको यहां पर इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। अभी तक तो सारे इंटीग्रेशन में आपको बता रहा था कि देखो इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे रीअरेंज करो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये थोड़ा हटके है। ये हो सकता है अभी तक आपने ये इस तरह के इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, आगे मैथ्स में पढ़ोगे। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर तरह के इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने की अप्रोच अलग है। जब मैथ्स में वो पढ़ लोगे तब अपने आप इस इंटीग्रेशन को आप कर पाओगे। अभी मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो प्योरली मैथ्स है। तो सीधा सीधा अब आप क्या करो, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले में अभी तक तो क्या हो रहा था, जैसे पैरेलल वाले फॉर्मूले याद करने के थोड़े तरीके हमें पता थे। रिवर्सिबल में भी मैंने आपको बता दिया, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स को ऐसे लिख दो, एल एन एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, तो उससे वो हो जाता है। बट यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, ये पूरा याद करना पड़ेगा, जैसा दिख रहा है उसे बार बार लिखो और लिख लिख के याद करो। हाँ, कुछ लोगों को आपको पता है इसको कैसे इंटीग्रेट करना। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पर, उसके थ्रू आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी उसको अलग से रखते हैं, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं आता है बस उनको भी फॉर्मूला याद करना, और जिनको आता है उनको भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि उस डेरिवेशन जितना टाइम हमारे पास होता नहीं एग्जाम में कि हम डिराइव कर लेंगे। जिनको आता है उनको भी फॉर्मूला याद रखना है, जिनको नहीं आता है उनको भी। नमन बेटा, के वन के टू बराबर होंगे, ये सब बाद में आएगा, अभी दिमाग मत लगाओ। के वन के टू के बराबर होगा तो क्या होगा, सब चीजें आएंगी, डोंट वरी। ये बाल इसी तरह से उड़े नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, तुम जितना सोच सारे केसेस मनूंगा, तुम ही कहोगे सर बस 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 बहुत हो गया, अब और मत करो।
आशुतोष, ये किसने कह दिया कि इंटरमीडिएट तो बहुत लेस टाइम के लिए होता है? इंटरमीडिएट लेस टाइम के लिए नहीं होता है। तुम शायद ट्रांजिशन स्टेट में कंफ्यूज हो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूज हो। ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। इट इज इंटरमीडिएट। अगर इस ग्राफ में ऐसे थोड़ा सा बताऊं तो ये समथिंग, ये जो ये इंटरमीडिएट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, ये थोड़े टाइम के लिए नहीं होता है। इसकी तो कंसंट्रेशन बनेगी, अच्छी खासी हो भी सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो याद हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो फॉर्मेट तो याद रखना ही पड़ेगा, K1 अपॉन K2 माइनस K1। कंफ्यूजन ये होता है यार K2 माइनस K1 या K1 माइनस K2, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन अगर होता है तो उसका तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज ये फॉर्मेट तो याद रखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझना कि कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, कंसंट्रेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपने यहाँ K2 माइनस K1 लिखा है, कुछ भी मान लो, या तो K1 K2 से बड़ा है या K2 K1 से बड़ा है, कुछ भी एक मान लो। मैंने मान लिया K2 K1 से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां से भी आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब K2 बड़ा है तो e की पावर माइनस K2t वाली टर्म छोटी होगी, ये छोटी, ये बड़ी, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ K2 पहले तो यहाँ K2 बाद में, ये ध्यान रखना। जो यहाँ पहले होगा वो यहाँ बाद में होगा, इतना ध्यान रखना। बट फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, बार बार लिखो। ऐसा नहीं कि हाँ सर कम, बहुत बार बिना देखे लिखोगे तभी याद होगा। तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया साहब। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, एक काम करो, रजिस्टर के पीछे या किसी अलग पेज पर याद करो फॉर्मूला और बिना देखे लिखो, बिना वापस देखते हुए लिखो। पहले याद करो, फिर जब लगे मुझे याद हो गया लिखो। पहले याद करो फिर लिखो इसको, और अगर लिख लिया हो बिना देखे हुए तो कह दो हाँ सर याद हो गया। फटाफट से कमेंट करो, जिन जिन को याद हो गया लिखो फटाफट। रामित कृष्णा जी वो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट से फल जल्दी जल्दी बोलो, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, हाँ अच्छी तरह से। और जिन्होंने याद कर लिया वो एक बार फिर से और सोच ले, फिर से रिकॉल कर लें ताकि कभी भूले ना। बेटा अनस्टेबल स्टेबल कुछ नहीं होता आशुतोष, बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। चलिए जी, अच्छी बात है। तो दो फॉर्मूले तो याद हो गए। अब तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं। अब क्या बच गया? पी, फाइनल प्रोडक्ट। तो पी के लिए अच्छी बात क्या, देखो पी केवल बन ही बन रहा है, डीपी अपॉन डी टी, ये तो केवल अपीयर ही हो रहा है। कौन सी स्टेप से? सेकंड स्टेप से। और इसके बनने की रेट एक तो K2 पर डिपेंड करेगी और एक इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसके बनने की रेट एक तो K2 पर डिपेंड करेगी और एक इंटरमीडिएट के की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब क्या करेंगे? अप्रोच बता रहा हूं फिर से। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये कंसंट्रेशन टी की टर्म्स में यहां पुट करो, डी टी को इधर लेके जाओ और जीरो से टी इंटीग्रेट कर दो। जीरो से टी इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा ये फाइनली आंसर। लिमिट लगाने के बाद ये फाइनल आंसर होगा 1 माइनस K2 e की पावर माइनस K1t माइनस K1 e की पावर माइनस K2t डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1।
हाँ भैया, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। आईआईटी तो छोटा है, फॉर्मूले बड़े हैं नहीं। आईआईटी बड़ा छोटा सा है, फॉर्मूले बहुत बड़े हैं बेटा। आईआईटी इससे बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो लगेगा छोटे ही हैं सर, फॉर्मूले तो कर लेंगे। प्रखर थोड़ा सोचना, सब समझ में आ जाएगा। तो पी की कंसंट्रेशन लिखा क्या आप लोगों ने? देखो यहाँ एक और चीज बताऊं, K2 तो K2, K1 K2, और K2 के साथ K1 वाली टर्म है, K1 के साथ K2 वाली टर्म है। याद करो, याद करो, याद करो। याद करने के बाद वापस से कहीं लिखो। मैस में अनलिमिटेड फूड मिलता है बेटा। कोई भी मैस जो होती है ना, उसमें फूड अनलिमिटेड ही मिलता है, लेकिन जनता फिर भी वहां पर एक चपाती दो चपाती भी नहीं खाती, छोड़ के आ जाते हैं। पूछा दर्श की सर आईआईटी की मेस में अनलिमिटेड फूड मिलता है, वैसे कोटा की बहुत सारी मेस में भी जितना आप वो पेट भर के खा सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। रेस्टोरेंट नहीं है जहां पर हर रोटी पर चार्ज लगता, मेस में आपका पेट भरे जितना खाओ। याद हो गया क्या? अच्छा, सत्यम ने तो फॉर्मूला ही लिख डाला। अरे ग्रेट ग्रेट, क्या बात है सत्यम बाबू। पार्थ, मैथ्स में कभी पेट नहीं भरता या मैथ्स में कभी पेट नहीं भरता, क्या लिखना चाहते हो? फटाफट से याद करो, याद करो, याद करो, पहले फॉर्मूला लिखो, लिखो, लिखो। आशुतोष बेटा, सारी डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, तो उससे ज्यादा तो सॉल्यूशन और मैं कुछ भी नहीं बता सकता। कार्तिक कह रहा सर दोनों 5-5 बार लिख लिए। सबकी चार्ट चैट विजिबल है बेटा, चार्ट चैट सब विजिबल है। ये क्या लिखा भाई तूने? मनशा जी, ये क्या लिखा? पावर माइनस की 2। चलिए जी, तो फाइनली हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए। फाइनली हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए, तीनों फॉर्मूले आपको याद भी हो गए। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं वापस, जो अभी हमने डिराइव किए थे, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। लेकिन अभी तक तो यूं कह दो ये मैथ्स पढ़ रहे थे आप, केमिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे इसमें। इसमें केमिस्ट्री ढूंढते हैं, केमिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन तीनों के ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, यानी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करती है उसके कर्व्स में बनाऊं। तो यहाँ पर y एक्सिस पर है कंसंट्रेशन, x एक्सिस पर क्या है? टाइम। ठीक है, ये टाइम। y एक्सिस पर क्या है? कंसंट्रेशन। जहां तक हम बात करें 80, तो 80 तो टाइम के साथ कमी हो रहा है, एक ही कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कमी होगी, तो ये कर कुछ ऐसे आ जाएगा। दिस इज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही। अब बात आती इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन। आप कह सकते हो सर ये तो बड़ी खतरनाक इक्वेशन है, हमें क्या पता। तो देखो ये बताओ, इनिशियली तो कंटेनर में केवल ए था, तो इनिशियली इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन 0। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, यानी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी।
लेकिन आपको ही पता है जो इंटरमीडिएट होता है वो बनता है लेकिन बन के वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइनली कंटेनर में तो केवल फाइनल प्रोडक्ट पी रहेगा, यानी इंटरमीडिएट फाइनली जीरो हो जाएगा। इनिशियली भी जीरो था, फाइनली भी जीरो, इसका मतलब इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी। अब वो कौन, ये कहाँ कहाँ कट करेंगे उसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कट करेंगे नहीं करेंगे, किस जगह कट करेंगे, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये क्लियर है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी फिर कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। इस टाइम को हम बोलते हैं टी मैक्स। इस टाइम को बोला जाता है टी मैक्स, जब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। अभी हम इस टी मैक्स की भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन बात आती है सर पी की कंसंट्रेशन का कर्व कैसा होगा। तो देखो पी जो है वो तो कंटिन्यूअसली बन ही रहा है, पी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी। हाँ लेकिन यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, ये ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, तो जो P है उसकी भी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ही हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि इसके 10 मोल है तो इसके 10 ही बन सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट सबका 1 1 है। तो इसीलिए यहां पर P की कंसेंट्रेशन वाला जो कर्व, अब देखो वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, तो यहां पर मैं आपको बता दूं P की कंसेंट्रेशन का कर्व कुछ इस तरह से आता है। अगेन ये कर्व का शेप आपको केवल ये देखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, क्योंकि ये कर्व का शेप कैसा होगा ये K1 K2 इन पर भी डिपेंड करता है। बस ये कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। इतना आपको जरूर दिमाग में रखना है कि स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं और सर आपने स्ट्रेट लाइन बनाया, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बस इस पर अब फोकस करो कि वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, दैट्स इट। कौन सा कर्व कहाँ कट कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये फाइनली पी की कंसंट्रेशन का कर्व। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पी वाले कर्व में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ऐसा हो सकता है नहीं हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या अब यहां पर आप ये टी मैक्स निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि टी मैक्स की वैल्यू निकालो, तो क्या आप ये टी मैक्स निकाल सकते हो? क्या करना पड़ेगा टी मैक्स के लिए आपको पता है? जब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है मतलब मैक्सिमा, और मैक्सिमा का मतलब डी आई अपॉन डी टी इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो, यानी आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो करना है। तो वो जो टाइम आएगा वो टाइम क्या कहलाएगा? टी मैक्स। वो टाइम क्या कहलाएगा? टी मैक्स। क्या आप आंसर निकाल सकते हो फटाफट से जल्दी से? बताओ देखें कौन आंसर निकाल रहा है टी मैक्स की वैल्यू के लिए, जल्दी से। आया भैया, आंसर आ गया। गजब गजब, तुम लोग सब फोड़ोगे बेटा, अगर इसी तरह से तुम जब मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर देना, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो। बस अपने मोमेंटम को बनाए रखना, ये मैं कहूँगा आप लोगों को। बिल्कुल सही, तो ये मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। टी मैक्स इक्वल्स टू एलन K2 अपॉन K1 डिवाइडेड बाय
K2 माइनस K। याद रखना आपको, और ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यार ये मैंने पढ़ लिया है। तन्मय पार्थ लैपटॉप से कमेंट टाइप नहीं हो रहे हैं। और कोई लैपटॉप पे देख रहा है क्या, कमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तन्मय के अलावा पहले किसी और ने भी बोला था मेरे को, अभी कमेंट में मैंने देखा। आयुष ने कहा है सर आई यस यस हो रहा है बेटा। फिर यार तुम्हारे वहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, एक बार बंद करके चालू करो। अच्छा, कुछ में डाउट प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं नहीं हो रहा है, कुछ का हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ का हो रहा है। चलिए चलिए, मैं अभी अभी देखता हूँ, देखें। चलिए अभी आगे बढ़े इसमें। तो ये टाइम आप निकाल सकते हो, और इस पर क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस में इस पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जेई मेंस वाले इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, टी मैक्स की वैल्यू। एडवांस वाला तो नहीं, बट जेई मेंस वालों ने पूछ लिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें ये वाली सारी चीजें तो हो ही गई है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट पर आता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, चलो कर लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा था ना, इसमें केमिस्ट्री ढूंढते हैं, तो केमिस्ट्री बताता हूँ, इसमें केमिस्ट्री कहाँ है। लेट्स से अब ये जो K1 और K2 है ना, जो मान लो K2 जो है वो K1 से बहुत बड़ा है। K2 जो है वो K1 से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? मतलब सेकंड स्टेप का जो रेट कांस्टेंट है वो फर्स्ट स्टेप के रेट कांस्टेंट से बहुत बड़ा है। हाँ आर्यन बेटा, मुझे भी एनटीए वालों से ज्यादा डर लगता है, आईआईटी वालों से नहीं लगता है। ये एनटीए वाले कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, बहुत बहुत कुछ भी, कहीं कभी रैंडम है वो। तो अगर K2 K1 से बहुत बड़ा है, तो पहले तो मैथमेटिकली देखते हैं। पी की कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो कह सकते हो सर K2 K1 से बहुत बड़ा, तो K2 के रेस्पेक्ट में K1 को नेगलेक्ट कर दो, तो यहाँ से K1 कर दो, यहाँ से भी K1 को नेगलेक्ट। अब यहाँ क्या बचा, K1 अपॉन K2, और K2 बहुत ज्यादा है, तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू कम होगी, 1 से बहुत कम होगी। और K2 बहुत ज्यादा है, तो e की पावर माइनस K2t वाली टर्म भी बहुत ज्यादा, बहुत कम होगी। क्योंकि K2 ज्यादा है, तो e की पावर माइनस K2t वाली टर्म कम होगी। K1 अपॉन K2 भी 1 से कम होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 से कम होगा, तो ये पूरी टर्म भी 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये पूरी टर्म नेग्लेक्ट हो गई। यहाँ K2 के रेस्पेक्ट में K1 को नेग्लेक्ट किया, तो K2 से K2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या भाई, यहाँ पर बचा क्या फिर? A0 1 माइनस ई की पावर माइनस
K1T। कुछ समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले को देखते हुए? P इक्वल्स टू ए नॉट 1 - e⁻⁻K1T, जो कि पता है क्या है? एक तरह का x है, विच इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए के जितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, पी की कंसंट्रेशन उतनी है, मतलब ए के 5 मोल रिएक्ट कर गए तो पी के 5 मोल बन गए। इसके मान लो 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो पी की कंसंट्रेशन 3, यानी जितनी कंसंट्रेशन इसकी कम हुई उतनी पी की कंसंट्रेशन हो गई। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये सुनने में अजीब सा लगता है, इसका मतलब क्या इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है क्या? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हो तो आप कह रहे हो इसके 2 बन रहे हैं, यही आ रहा है। इसके 2 कम हुए तो इसके 2 बन गए, इसके 3 कम हुए तो इसके 3 बन गए, इसके 4 कम हुए तो इसके 4 बने। इसका मतलब क्या ये इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है क्या? क्या ये इसको सरपास कर रहा है? नहीं, रिएक्शन तो ऐसे ही होगी, पहले ए से आई बनेगा, आई से पी बनेगा, ऐसा कोई जंप नहीं हो रहा है, ये मैं आपको ये बता दूं। ऐसा कुछ भी जंप नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है फिर? ऐसा इसलिए हो रहा है, अब यहाँ केमिस्ट्री बताता हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि K2 की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा है। K2 की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हो क्या रहा है, जैसे ही A से I बनता है, बनते ही P में चला जाता, जैसे ही आया बन गया, जैसे ही आया बन गया, जैसे ही आया बन गया, खत्म। यानी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर आप देखोगे तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। जैसे ही आया खत्म, जैसे ही आया खत्म। तो इसीलिए ए मान लो ए के 5 मोल बन रिएक्ट करें, बन तो आ ही रहा है, लेकिन आई बनते ही पी में चला गया, तो किसी भी इंस्टेंट पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उसे आप 0 मान सकते हो। तो ये कह सकते हो इसके 5 मोल रिएक्ट करें तो इसके 5 बन रहे हैं, ये कह सकते हो। मतलब ये वो वाली बात है, देखो इसको मैं आई डोंट नो, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पुट कर सकते हैं इसमें, कोई शायद ऐसा पुट कर सकते हो आप। हम्म, जैसे ठीक है, ऐसा तो देखो सभी हमारे पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को बहुत सारे रुपए ऐसे दे देते हैं, नहीं देते। वो बड़े कैलकुलेटेड पैसे आपको मिलते हैं, नहीं। लेकिन अब बच्चे तो होते नहीं उनके पास पैसे, तो उनके पास जैसे ही रुपए आते हैं थोड़े से भी, 20, 20, 25, 50 जो भी रुपए आता है, सोचते हैं यार क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा, जैसे ही रुपए आए उसी दिन खत्म कर दो साहब। तो जैसे ही आए खत्म, जैसे ही आए खत्म, जैसे ही आए खत्म, नहीं, ये एक टेंडेंसी रहती है हमारी। तो वही यहाँ पर भी हो रहा, आए खत्म, आए खत्म। तो इसीलिए यहाँ पर कह सकते हो कि ए जितना कम होगा उतना ही पी बनेगा। लेकिन अब ये जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन जो आए ना, इस कंक्लूजन को याद करने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। इसको अब हमें याद कैसे रखना है, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि जब भी कभी कोई मान लो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, और उसमें बहुत सारी स्टेप्स, जरूरी नहीं 2 स्टेप्स हो, 3, 4, 5, जितनी भी स्टेप्स हो, आपको क्या करना है, हर एक स्टेप के रेट कांस्टेंट को चेक करो। और ये देखो जिन जिन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, जिन जिन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो, उस स्टेप को और उस स्टेप के रिएक्टेंट को वहां से उड़ा दो, गायब कर दो, और केवल ये लिख दो। जरूरी नहीं कि एक स्टेप, 3, 4, मान लो ये बहुत सारी स्टेप्स है, 5, 7, 8 स्टेप्स है, जिन जिन स्टेप का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा उस स्टेप को और स्टेप के रेट कांस्टेंट को वहां से हटा दो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही हटाया तो ये तो अब सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, सिक्वेंशियल रही नहीं, ये गायब। तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगा सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं ए पी की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आप खट सकोगे, जितना ए कम होगा उतनी तो पी की कंसंट्रेशन होगी। आंसर समझ में आई मेरी बात? जितनी एक की कंसंट्रेशन कम होगी उतनी भी। तो ऐसा नहीं कि केवल एक, अगर मान लो इसके आगे भी 2, 3 और स्टेप्स होती है, उसमें भी के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उसे वो हटा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 9 है ये 10 है, सर ये ज्यादा तो मैंने इसको हटा दिया। 9 और 10 नहीं, कम से कम 100 टाइम्स का डिफरेंस तो हो, तब जाके हम जो कह रहे हैं उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं ये 9 और, एक बार जेई मेंस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, और उन्होंने आंसर उसी हिसाब से दिया, इसका यू मान के चलो इसका 9 इसका 10, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्या करो, और कोई ऑप्शन था नहीं तो ठीक हम कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं है।
ऑल्टरनेट कुछ भी हो, जिन जिन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो उन सबको हटा, ऑल्टरनेट हो, कहीं पर भी हो, एक साथ हो, हटा दो। बेटा दर्श चिंता मत करो, K1 K2 वाला केस भी आएगा, कौन है, सब केसेस आएंगे, डोंट वरी। लेकिन आज का भी टाइम हो गया है, तो इस ये भी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, ये वाला केस भी अभी बाकी है। इससे रिलेटेड भी अभी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, DPP 14 करने की कोशिश करना। हो सकता है एक दो पॉइंट नए हो तो आप नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी हो जाएगा। DPP 14 हम करेंगे। टोटल 15 डीपीपी आप सोचो, यानी 15 डीपीपी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कितने तरह के क्वेश्चन है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि 15, अब क्या होता है ना 15 डीपीपी तो इससे ये समझ में आ जाता है हाँ, लेकिन कि हर एक डीपीपी में 4-5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आप सोचो 15 डीपीपी में कम से कम भी आप देखोगे तो अराउंड 60-70 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। और अगर आप ये कहते हो अरे सर ये 60-70 टाइप्स के क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है जी, तो चलिए होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे केसेस आएंगे लाइक के टू, चिंता मत करो, सब आएंगे। अभी 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 बाकी है, टाइम हो गया, मेरी भी क्लास है, आपकी भी क्लास होगी। तो चलिए करते हैं, ठीक है, मिलते हैं वापस।